नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लड्डू पेड़े हमेशा यहाँ सस्ते सस्ते सस्ते। वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग विद हरीश और मैं आपका दोस्त हरीश। हमारा इस बार का एपिसोड एक नए इशू के बारे में, हर बार की तरह। वो नया इशू शुरू हुआ मेरे ख्याल से पिछले साल के सितंबर या नवंबर में, जब मैंने न्यूज़ चैनल्स पर ये पहली खबर देखी कि हमारे देश के किसान और फार्मर्स प्रोटेस्ट कर। मुझे हल्का हल्का पता था कि वो फार्म बिल्स आने वाले हैं, कोई नया कानून आया है, मगर मुझे लग रहा था कि मैं क्यों अनजान हो रहा हूँ। जानकर भी मैं जानना चाहता था कि क्या है ये फार्म बिल्स। तो मैंने पढ़ाई की। आज मैं आप सबसे शेयर करूँगा कि वो नया कानून क्या है जिसके खिलाफ ये फार्मर्स प्रोटेस्ट कर। अभी रिसेंटली एक भारत बंद की छुट्टी भी मिली थी हम सबको। मैं तब चंडीगढ़ में एक लेक्चर ले रहा था, पर ये सब क्यों हो रहा था मुझे ठीक से समझ नहीं आया। मुझे इसके बारे में तब ज़्यादा पता चला जब मैं वो लेक्चर लेने पंजाब में घुसा। तारीख थी 26 जनवरी के आसपास की। दिल्ली की तरफ काफ़ी सारे ट्रैक्टर्स निकल रहे थे और तब मुझे बात समझ आने लगी, कोई फार्म बिल आया है नया जिसके खिलाफ ये सब हो रहा था। मुझे लगा एज अ सिटीजन, एक नागरिक होने के नाते मुझे पता तो होना चाहिए कि वो बिल है क्या। मैं जानता हूँ कि मेरी तरह आप भी जानना चाहते हैं कि ये कानून था क्या। तो मैंने पढ़ा इस फार्म बिल के कानून के बारे में जो कि लागू नहीं हुआ है अभी। देखिए, ना तो मैं कोई फार्मर हूँ, ना ही मैं कोई गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेट हूँ, पर हाँ, मैं इस देश का नागरिक ज़रूर हूँ। तो बात क्या है कि मैं अपने घर के आसपास छोटे छोटे पौधे ज़रूर उगाता हूँ, और ये मेरे किसानी या बागबानी करने का सबसे क्लोजेस्ट तरीका है। मैं तो टाइम पास के लिए गार्डनिंग करता हूँ, पर मैं एक किसान की आवाज़ को अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि वो तो ज़िंदगी भर बड़े बड़े खेत उगाता है। मैं तो एक छोटे से लेवल पर ये समझ सकता हूँ। तो चलिए जानते हैं इस प्रोटेस्ट की वजह को। पिछले 2 सालों में करीब 20,000 किसान सुसाइड में अपनी जान गंवा चुके हैं। करीब 2-3 दशकों से समाज का ये तबका चाह रहा है कि सरकार उनकी मांगों को सुने और उनकी मेहनत की कमाई को बढ़ाए। पर जो रीसेंट एक्ट आया है उसने किसानों को हिला कर रख दिया है। पहला बिल ये बताता है ड्यूअल मार्केट्स के बारे में। इस बिल में जगह मिलती है बाहरी बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स को, और जो मंडी के अंदर के किसान होते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। वो धीरे धीरे कोलैप्स कर जाते हैं। दूसरा बिल, ये बिल बात करता है एक फ्रेमवर्क बनाने पर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डील्स की बात होती है, तो ये फ्रेमवर्क किसानों और कॉर्पोरेट्स के बीच होता है और धीरे धीरे ये मार्केट से निकाल देता है छोटे छोटे किसानों को। वो जो अब तक सबके लिए मंडी थी, वो जल्द ही बन जाती है सिर्फ अमीर किसानों के लिए। तीसरा बिल ये बात करता है स्टोरेज की जगह का। जिनके पास पैसा होगा सिर्फ वही स्टोर कर पाएंगे और धीरे धीरे राज करेंगे मंडी के प्राइसेस पर। माना जाता है कि किसान जब नवंबर में आए थे तो वो 6 महीनों का राशन लेकर आए थे। उनके गांव के घर वालों ने कहा था कि डटे रहो। किसानों ने बात बिल्कुल साफ समझ रखी थी कि भले ही 6 महीने लगे या फिर 1 साल लगे, उन्हें धरना बिल्कुल नहीं छोड़ना और सही तरीके से शांतिपूर्वक इसे करना ही है। हम तो ये जानते ही हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। 1960 में भारत एक नया आज़ाद हुआ मुल्क खुद के लिए धान की पैदावार बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। सूखा और अकाल पीड़ित इस देश की हालत काफ़ी ख़राब थी। ऐसी हालत में सरकार बीच में आई और कहा खेती को मॉडर्न बनाने की ज़रूरत है। इसे हम आज हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो वो ले आए एडवाइजर्स और एग्रीकल्चरिस्ट को, जिन्होंने गेहूं और चावल की फसल को बढ़ा दिया। भारत एक गरीब अकाल पीड़ित देश से बन गया एक फूड सरप्लस देश। इसी दौरान पैदा हुआ देश में बांटे जाने वाला एक फेयर प्राइस सिस्टम, जिसे हम राशन के नाम से जानते हैं। भले ही ये सिस्टम स्टेट दर सिस्टम अलग ज़रूर था, पर हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कुछ इस तरह। इसकी शुरुआत तब होती है जब किसान अपनी ज़मीन पर उगाई फसल को उस इलाके के होलसेल मार्केट में, उन होलसेल मार्केट्स को हम जानते हैं मंडी के नाम से। 2nd पॉइंट, यहाँ पर व्यापारी खरीदते हैं
फसलों को एक दर पर, एक प्राइस पर, इस दर को तय किया जाता है भारत सरकार द्वारा और इस दर को कहा जाता है MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। थर्ड पॉइंट, ये सिस्टम कोई बहुत अच्छा या कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग सिस्टम नहीं है, पर ये सिस्टम बचाता है किसानों की मेहनत को और पे करता है उनकी मेहनत से उगाई हुई फसलों को। चौथा पॉइंट, पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स, किसान इन्हीं फसलों की खेती करते हैं और उनकी इनकम देश के किसानों में सबसे अच्छी इनकम मानी जाती है। पर उसी तरफ बिहार जैसे राज्यों में किसानों की इनकम सबसे नीची मानी जाती है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि खेती में पैसा गायब होता जा रहा है। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन के दिनों से अब की तुलना करें तो किसानों की कमाई इकोनॉमी की 50% कमाई से सिर्फ 15% गिर गई है। भारत के आधे से ज़्यादा फार्मिंग फैमिलीज कर्जे में हैं और इसका बहुत बड़ा कारण है फार्मर सुसाइड्स में। पिछले 2 साल में करीब 20,000 किसान सुसाइड कर चुके हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें इन तीनों बिल्स को और मुआवजा करें उनका, तो ये बात साफ निकल कर आती है कि बाजार में रह जाएंगे सिर्फ बड़े किसान और बड़ी कंपनियां और धीरे धीरे साफ हो जाएंगे मध्यम स्तर और निचले स्तर के किसान। इससे बढ़ जाएंगे दाम और इससे बहुत सारे लोग फिलहाल गुस्सा हैं। सरकार इस बात की वकालत कर रही है कि किसानों को तो किसी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं, बस इसी बात पर हो रहा है हंगामा। जैसे ही जून 3, 2020 को एक्ट अनाउंस किया गया था, देश भर की मंडियों पर असर दिखा। मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थक नहीं हूँ, पर हाँ, मैं समर्थक हूँ अपने देश के मेहनती किसानों का। मैं तो सिर्फ समझना चाहता था कि यह कानून है क्या, और इस छोटी सी रिसर्च ने मुझे समझा दिया। तो मैं जानना चाहूँगा खैर कि आपकी राय इस कानून के बारे में क्या है, आपकी राय किसानों के बारे में क्या है, प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको ट्रैवलिंग विद हरीश के एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसके हरीश सिंह साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एक नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लड्डू पेड़े हमेशा यहाँ सस्ते सस्ते सस्ते। बाय।